what equal length of an iron wire and copper nickel alloy wire, each of 2 millimeter diameter, connected parallel to give an equivalent resistance of 3 ohm. रेजिस्टिविटी दी हुई है 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर एंड 51 माइक्रो ओम सेंटीमीटर के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमें दो वायर्स लेने हैं, उनके रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं और उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमें मिलना चाहिए किसके बराबर, 3 ओम के बराबर टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूं दैट 1/3 इज इक्वल टू 1/R1 विच इज रो L बाय A को मैं लिख सकता हूं पाई d स्क्वायर बाय 4 तो 1 L1 d1 प्लस पाई d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रो 2 L2, ये मैं लिख सकता हूं। यहां पे मुझे ये जो रेजिस्टिविटीज हैं इनको ऐसा यूनिट में लिखना होगा, मैं सब चीज ऐसा यूनिट में लिखूंगा, या आप चाहें तो लेंथ एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। देख लो यार, मैं तो इसको कोई जैसे गलती ना हो ऐसा यूनिट में कर देता हूं। सो 51 माइक्रो ओम 10 टू द पावर -6, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है 10 to the power -2 और ले लो, so it's 51 into 10 to the power -8. Similarly this will be 12 into 10 to the power -8 माइक्रो ओम मीटर आपको ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई यहां से आपको मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, d1 स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर, दोनों के केस में सेम है तो 4 बाहर निकाल लीजिए और मिलीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 टू द पावर -6 आपको यहाँ पे लगाना होगा, इसको भी आप कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे आएगा आपके पास 4 रो 1 L1, तो लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ को कॉमन निकाल लिया मैंने और रेजिस्टिविटी में जो 10 टू द पावर -8 है उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर आपको बचेगा 1/51 प्लस 1/12। तो ये सब मैंने काम कर दिया है यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर +2 पर मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 12 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 51 into 12, so 63 डिवाइडेड बाय 51 into 12 और यहाँ मिलेगा आपको 100 और नीचे मिलेगा आपको L को इधर ले जाइए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा पाई विच इज 22/7, तो ये लेंथ की वैल्यू आपको ये मिल जाती है। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 से चला गया, 7 से 7 नाम 63 900 और 3 से चला गया ये 3 से 17 बार, 3 से 300 बार, ये 100 बार और ये गया 4 टाइम्स, ये गया आपके पास 2 और ये गया 11, 11 3 33, 3300 डिवाइडेड बाय 34, तो ये 33 होता तो आंसर आता 100, तो 100 से थोड़ा कम हमारा आंसर होना चाहिए, 100 से थोड़ा कम जो है वो बी ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि श्योर नहीं है 97 90 में डर लग रहा है तो आप करके देख लो यार, 34 में 90 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से कम आना चाहिए। सो देख लो 0 6 3 27 3 30 60 आ रहा है, इसका मतलब 90 तो नहीं हो सकता, 90 से ज्यादा होगा, तो 97 हमारा आंसर हम टिक कर देंगे। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कहता है द मटेरियल फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has resistivity this much.
द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 2 पिकोफैरेड। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया है, यहाँ पे कैपेसिटी दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then the value of leakage current flowing out of the capacitor is given the value of relative permittivity of material is 50। तो कैपेसिटर के बीच में हमने एक मटेरियल फिल किया हुआ है। अब कह रहे हैं कि यदि इसके अक्रॉस यदि हम एक सोर्स लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो एक करंट फ्लो होता है, तो लीकेज करंट की वैल्यू बताइए। तो ये एक कह सकते हैं कि एक नया तरह का सवाल है। लीकेज करंट जो है जनरली नहीं बताया जाता है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि बिकॉज कोई भी एक परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है, जब भी रियल सिनेरियो की बात करते हैं तो कोई ना कोई करंट लीक, कोई ना कोई जो करंट है वो इंसुलेटर में भी फ्लो होता है यदि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए। तो लीकेज करंट, लीक जो वर्ड है इंग्लिश का, यदि आप उसके थ्रू सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि जो करंट लीक होके जा रहा है, जो करंट लीक होके जा रहा है, करंट लीक होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की वजह से जो करंट है वो करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बेसिकली एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और उस रेजिस्टर में जो करंट है V/R के बराबर फ्लो हो रहा होगा। यही फॉर्मूला होता है लीकेज करंट का, V/R। अब रेजिस्टेंस तो हमें नहीं दिया, लेकिन हमें रेजिस्टिविटी दी है। तो मैं जानता हूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक कंडक्टर के लिए ρL/A। तो R को लिख सकता हूं मैं V/R को लिख सकता हूं ρL/A, और मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानता हूं C = KA/ε0/d। d का मतलब ये लेंथ which is L। तो A/L की वैल्यू C/K/ε0 में रख दूंगा। सो A/L की वैल्यू आप बदल दीजिए V/ρ, और ये आ जाएगा आपके पास C/K/ε0। तो ये आपको वैल्यू मिलने वाली है करंट की। दिस इज द लीकेज करंट। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। V वोल्टेज 40, आपके पास C है, C 2 पिकोफैरेड, 2 into 10 to the power -12 divided by resistivity, resistivity is how much, 200 into K which is 50 into आपके पास है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट is 8.8 into 10 to the power -12। तो यहां से आप 8.85 लिख दीजिए या 8.8 लिख दीजिए to 10 to the power -12 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 0.9 और 9 मिली एम्पियर। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा थोड़ा बहुत। सो -12 से -12 चला जाता है, और यहाँ एक 0 से एक 0 चली गई, 2 से चला गया 10 बार, और क्या कर सकते हैं, अभी इतना ही करिए। तो ये इसको आप 4 बना लीजिए, इसको तो बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2.21, इसको 2.20 लिख सकता हूं मैं, 2.2 छोड़ देते हैं इसे। तो एक 0 और एक 0 ये, सो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 इंटू 2.2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1100 राइट। एक 0 डेसिमल गया, 22 पंजे 110, 1100, 1 अपॉन 1100 आपको एम्पियर में करंट मिल जाता है। अब इसको आपको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 अपॉन 1100 0000, सो 10/11 जो है which is approximately 0.9 मिली एम्पियर आपको आंसर मिल जाएगा। 0.9 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला सवाल है ये, 3 capacitors C1 is equals to this, C2 is equals to this, C3 is equals to this are connected as shown in figure. Find the ratio of charges on capacitors C1, C2 and C3 respectively. तो इन तीनों के ऊपर चार्जेस का रेशियो आपको बताना है कितना होगा। वैल्यूज लिख लेता हूं, C1 is 2 and C2 is 6 and C3 is 12। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे सिस्टम पर पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। सो 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12, 72, 18, 4। तो यहाँ पे मैं इस कॉम्बिनेशन को लिख सकता हूँ, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, और ये आपके पास है कितना, 2 माइक्रोफैरेड। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, इसके अक्रॉस भी V है, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जो चार्ज फ्लो होगा इनके कॉम्बिनेशन में दैट विल बी 4V, और इसके अक्रॉस इस पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा दैट विल बी 2V। हम जानते हैं कि इस कॉम्बिनेशन पर 4V है, कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इसका मतलब हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू 4V।
तो इस वाले कैपेसिटर पर भी 4V के बराबर चार्ज आएगा, इस पर भी 4V के बराबर चार्ज आएगा, इस पर 2V के बराबर चार्ज आने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेशियो जो होगा चार्जेस का दैट विल बी 2:4:4, दैट इज 1:2:2। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द कलर कोडिंग ऑन द कार्बन रेजिस्टर इज शोन इन फिगर, द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द गिवन रेजिस्टर इज। तो 4 पट्टी यहाँ पे दी हुई है, लेफ्ट से राइट की यदि बात करें वायलेट, ग्रीन, रेड एंड गोल्ड, तो हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा विद टॉलरेंस। तो हमें एक ट्रिक याद होनी चाहिए जो कलर कोडिंग के लिए होती है, बीबी रॉय, आई थिंक सब लोग जानते होंगे बीबी रॉय। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं याद रखने की। इनमें जो पहली डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट ये स्टार्ट होता है 0 से। दिस इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और ये सब जो है, ये ब्लू है, वायलेट है, ग्रीन है, व्हाइट है। तो यहाँ पे कलर इनका फर्स्ट डिजिट होता है इनके करस्पॉन्डिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। उसके बाद होता है यहाँ, ये सेकंड डिजिट हो गया। अब मल्टीप्लायर होता है यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे मल्टीप्लायर, यहाँ 10, यहाँ पे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ग्रेट ब्रिटेन, बी आर और आता है यहाँ पे, रेड ईयर है ना, ठीक है। अब गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड, तो हमें उनके टॉलरेंस भी पता है। तो यहाँ पे दिया है हमें गोल्ड। अच्छा, वायलेट की बात करते हैं। वायलेट के करस्पॉन्डिंग पहला डिजिट, वायलेट है हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 7। सो 7 यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में 7 हमें मिल रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये इसमें से आंसर आने वाला है। तो 7500 कॉमन है, हमें तो बस ये चेक करना है कि ये 750 या 375 है। तो आप ये देखिए बेटा, गोल्ड और सिल्वर में जो टॉलरेंस होता है, गोल्ड और सिल्वर, देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा महंगा है, कौन सा ज्यादा प्रीमियम है। सब जानते हैं गोल्ड महंगा होता है चांदी से, तो गोल्ड प्रीमियम है तो वहां पे एरर कम आता है, तो उसको गोल्ड कहते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा फाइन फॉर्म में है तो इसको कहा जाता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्ड है, इसका टॉलरेंस मतलब कम होगा, एरर इसमें कम होगा, तो यहाँ पे एरर होता है 5%, इसमें होता है 10%, ठीक है। तो हमें 5% जो है टॉलरेंस जो है हमें हमारे पास है, 5% मैक्सिमम एरर हमें मिल सकता है। तो 7500 का 5% देखिए कितना आएगा, 7500 इंटू 5%, 0000, 150, 300, 375, 375। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। और चाहे आप ऑप्शंस यदि मान लो आपको मुश्किल दिए हुए हैं, सारे एक जैसे ऑप्शंस हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास पहला कलर है वायलेट, तो वायलेट के करस्पॉन्डिंग 7 मिल गया। उसके बाद है ग्रीन के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे दूसरा डिजिट मिल जाता है 5। उसके बाद है हमारे पास रेड के लिए हमारे पास 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लायर है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 75 इंटू 100, 7500, और इसका 5% टॉलरेंस हमें लिखना है। समझ गए, आसान है, कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मास ऑफ 50 kg का मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 100 kg। तो एक स्फेरिकल शेल है और उसका मास हमें दिया है 100 kg के बराबर। इसके सेंटर पर हमने एक 50 kg का पार्टिकल और रख दिया है। रेडियस इसका 50 मीटर है, रेडियस इज 50 मीटर। तो हमें यह बताना है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at 25 meter from the center is V, find the value of V। तो 25 मीटर पर एक पॉइंट है, यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा इस मास की वजह से, और इस स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल होने वाला है। स्फेरिकल शेल की वजह से कह सकता हूं ये एक पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा शेल की वजह से। तो जो पोटेंशियल सरफेस पर है शेल के, वही पोटेंशियल शेल की वजह से अंदर किसी पॉइंट पर होगा। तो मैं लिख सकता हूं G माइनस में G m 100 डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 50, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू शेल, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस पार्टिकल होगा माइनस ऑफ G इंटू 50 डिवाइडेड बाय 25। तो ये गया आपके पास 2 टाइम्स, ये गया आपके पास 2 टाइम्स।
सो माइनस ऑफ 4g आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है -4g, ठीक है। सो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल 50 डिवीजन्स 50 मिलीवोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर। यानी कि 50 डिवीजन्स हैं पूरे गैल्वेनोमीटर में और फुल डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हमें 50 मिलीवोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक डिवीजन 1 मिलीवोल्ट, एक डिवीजन के लिए 1 मिलीवोल्ट वोल्टेज हमें मिल जाता है लीनियर स्केल मानते हुए। The voltage is required this way. The resistance of galvanometer if its current sensitivity is 2 divisions per milliampere. ये कह रहा है कि 1 मिलीएम्पियर करंट फ्लो करवाने पर ये 2 डिवीजन फ्लो हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिवीजन इसको घुमाने के लिए कितना करंट चाहिए, 0.5 मिलीएम्पियर। इतने करंट की आवश्यकता होगी एक डिवीजन इसको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए। और हम यहाँ पे देख चुके हैं कि 50 डिवीजन 50 मिलीवोल्ट हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकता हूँ 50 मिलीवोल्ट और ये हमारे 50 डिवीजन्स हैं। सो एक डिवीजन में हमें 1 मिलीवोल्ट की आवश्यकता होती है और एक डिवीजन हिलाने के लिए हमें 0.5 मिली एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिवीजन की सहायता से। तो करंट वोल्टेज अपॉन करंट 1 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 0.5 into 10 to the power -3, -3 से -3 चला गया, आपको मिल जाता है 2 ओम के बराबर रेजिस्टेंस। तो 2 ओम रेजिस्टेंस उसका होने वाला है। तो चाहे तो आप फुल डिफ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो भी वैल्यू सेम आएगी। चाहे आप एक डिवीजन के लिए निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप 4 डिवीजन के लिए, 5 डिवीजन के लिए, कितने भी डिवीजन के लिए आप करंट वोल्टेज निकाल के डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 ओम के बराबर ही। अगला सवाल हमारे पास है ये। Figure shows a rod AB which is bent in a 120 degree circular arc of radius r. A charge of -q is uniformly distributed over rod AB. Okay, रॉड को बेंड किया है और रॉड को एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बनाया गया है और हमें दिया है कि इसका रेडियस है r, चार्ज इस पे -q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया है तो हम डेरिवेशन करके टाइम अपना खराब कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखें जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें आपको डेरिवेशन की यहाँ जरूरत है, ऑप्शन देख के भी काम नहीं चल रहा है और आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो सवाल को आप स्किप कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं कि बाद में इसको देखा जाएगा, टाइम मिलेगा तो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये सवाल आता है इसको डेरिवेशन करने लग जाएंगे और डेरिवेशन करके हो सकता है सही आ जाए डेरिवेशन, फिर जाके सवाल करेंगे, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं उस करने में। तो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो, क्योंकि वो आपकी गलती है। फॉर्मूला याद होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है इसका 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r sin phi by 2, sin phi by 2। ये पूरा एंगल यदि phi है 120 डिग्री तो इसका हाफ यहाँ पे पुट करना होगा sin 60 is √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, k की जगह लिखूंगा 4 pi epsilon naught और लैम्डा की जगह आ जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज है हमारे पास q, लेंथ इसका कितना है, लेंथ में लिख सकता हूँ r थीटा which is 2 pi by 3 थीटा into radius is r और नीचे आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो आपको मिल जाता है 3 ऊपर चला गया, 3√3 q डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग मिलने वाला है टुवर्ड्स द चार्ज। सो डायरेक्शन हो गया इसका i कैप और मैग्नीट्यूड उसका हो गया 3√3 by 8 q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखिए आई कैप वाले ऑप्शंस को देखिए, आई कैप वाले ऑप्शंस ऊपर 3√3 सब में है, नीचे 8 आना चाहिए, पाई स्क्वायर आना चाहिए, तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स A and B when switch is open and switch is closed is x is to 8, find the value of x। तो पहले स्विच जब ओपन था और बाद में स्विच जब क्लोज कर दिया तो दोनों ही केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई पहले जब ओपन था तो इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच में डायरेक्ट, तो ये दोनों सीरीज में है, R और 2R सीरीज में 3R
और 2r और r सीरीज में 3r का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3r/2। सो r इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है 3r/2 के बराबर पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या किया है, इनको कनेक्ट कर दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है बेसिकली। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए और इनका कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो गया। 2r और r का कॉम्बिनेशन है 2r/3, 2r/3 सीरीज विद 2r/3 व्हिच इज 4r/3। सो 3r/2 डिवाइड बाय 4r/3 हमें करना है, r से r गया, 9/8 आपको आंसर मिल जाता है। सो x अपॉन 8 पूछा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 के बराबर। इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। A uniformly charged disk of radius r of surface density sigma is placed in xy plane with its center at the origin. Find the electric field intensity along z axis at a distance z from the origin. सवाल देखिए, ये आपके पास डिस्क है जो xy प्लेन में रखी हुई है, xy प्लेन में, ये हुआ आपका x, या y एक्सिस, ये हुआ आपका z एक्सिस। तो आपसे z डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है। डेरिवेशन सब करवाते हैं, आपकी कॉपी में लिखा होगा डिस्क का डेरिवेशन। फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये x भी लिख सकते हैं, z एक्सिस के अलावा z लिख सकते हैं, 1 माइनस z अपॉन अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, एक्सिस पर। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सब में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया डायमेंशनली ही। 1 माइनस z स्क्वायर, माइनस होना चाहिए बीच में, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है बिल्कुल फॉर्मूले से। फॉर्मूला कैसे आया वो आप एक बार देख सकते हैं कि हम एक रिंग लेते हैं, एलिमेंटल रिंग, और उस एलिमेंटल रिंग का जो एलिमेंटल चार्ज है dq और इसका जो रेडियस है स्मॉल r या x मान लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। रिंग की वजह से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो kq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो आप जरूर याद रखें इसे फॉर्मूले को। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आ चुका है, यदि आपको फॉर्मूला याद होता तो आपको 30 सेकंड से भी कम समय लगता है इस सवाल को सॉल्व करने में, और वो बचा कुछ टाइम आप अगले सवालों के लिए यूज कर सकते थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम के रेजिस्टेंस से बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 2 वोल्ट इन 1 माइक्रोसेकंड। तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लगा है, कैपेसिटेंस C मान लेता हूं, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम के बराबर, एक बैटरी लगी है यहाँ पे 20 वोल्ट की सॉरी। तो हम ये जानते हैं कि एक क्लासिकल आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है कैपेसिटर पर, और जो करंट है वो धीरे धीरे घटता जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर बढ़ता जाता है। सो हमसे कहा गया है कि 2 वोल्ट बढ़ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोसेकंड में, राइजेस टू 2 वोल्ट हो जाता है इन 1 माइक्रोसेकंड। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, तो हमें कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इक्वेशन, जिस तरीके से चार्ज वेरी करता है आरसी सर्किट में, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय टाउ, या t अपॉन RC। और इसी तरीके से वोल्टेज भी वेरी होता है, V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। सबको याद है ये, ऐसे ही चार्ज होता है, चार्ज भी ऐसे होता है, मैक्सिमम चार्ज व्हिच इज CV 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। और ये RC जो है इसको टाउ कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट। और वोल्ट करंट निकालना है सर्किट में चार्जिंग के समय, तो आप यहाँ पे dq/dt लिख सकते हैं, I को, I इज इक्वल टू dq/dt माइनस dq/dt सॉरी। तो यहाँ पे आपको करंट का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, हमें सिर्फ मतलब है इससे। तो जो हमारे पास 20 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, ये वोल्ट हो जाता है 2 के बराबर, इज 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t which is 1 microsecond 10 to the power minus 6 divided by r is 10 into c। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, ये आ जाएगा आपके पास 1/10, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 9/10 is equal to e raised to the power minus of 10 to the power minus 7 by c is equals to this। तो हम इसको नीचे ले आते हैं, पावर को पॉजिटिव कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e raised to the power 10 raised to the power minus 7 by c
इज इक्वल टू 10/9, 10/9, राइट। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया तो पावर माइनस से प्लस हो गई। दोनों तरफ ln ले लेंगे, 10⁻⁷/c इज इक्वल टू ln ऑफ 10/9। ln ऑफ 10/9 आपको दिया है क्वेश्चन में 0.105, लेकिन इतना आप उसको मेहरबान ना समझें, आप हमेशा अपनी वैल्यू साथ लेकर जाएं कि यार 10/9 बताएगा नहीं, हमको खुद को ही निकालना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो क्या करेंगे, ln 10 माइनस ln 9 कर देंगे, ln को log में बदल देंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा log 10 माइनस log 9। log 10 होता है 1 के बराबर, log 9 को लिख सकते हैं 2 log 3। log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। log 2, log 3, log 5, log 7, log जो भी हैं, log 7 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सबकी आपको वैल्यूज log की याद होनी ही चाहिए। भैया ये आ गया हमारे पास 0.105 सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/0.105 और 10⁻⁻7। एक काम करिए, यहाँ पे 0.1 है, इसको आप 1000 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, ठीक है, कोई डेसिमल हटा दिया मैंने। सो 109 डिवाइड करना है 1000 में इंटू 10⁻⁻7 है, तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा ऑप्शन में से देखिए। आंसर हमसे माइक्रोफेरेड में पूछा है तो इसे माइक्रोफेरेड में बनाइए पहले। तो इसको 0 को हटाइए, इसको -6 करिए, सो इट्स 100/109 माइक्रोफेरेड आपको मिलेगा आंसर। सो 100/109 इज लेस देन 1 ऑफ कोर्स। सो लेस देन 1 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन लेस देन 1 में 3 है, वैसे 2 है वैसे तो 0.95, 0.105, लेकिन हम जानते हैं कि इट विल बी लिटिल लेस देन 1, नॉट ह्यूजली लेस देन 1। तो ये सेकंड जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा।